हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 6 का। तो आज से मैं अपना एक नया चैप्टर सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग को हर क्लास के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस इसको हम यहाँ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला चैप्टर हिस्ट्री का, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम बात करें रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पिछले कुछ जानना होता है तो हम उस इंसान से बात करते हैं जिसको उसके बारे में पता होता है कि पिछले साल क्या हुआ था या पिछले महीने क्या हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। मतलब कि जो आज से 50 साल या 100 साल पहले क्या हुआ था हमारे देश में, वो हमको कैसे पता चलेगा। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखोटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम अतीत से ये जान सकते हैं कि पहले लोग शिकार किस तरीके से करते थे। वो लोग पशुपालक जो करते थे, पशुपालन जो करते थे, वो किस तरीके से किया करते थे। वो लोग खेती किस प्रकार करते थे। उस टाइम जो व्यापारी होते थे किस प्रकार व्यापार करते थे। तो और भी बहुत कुछ हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। उस टाइम कौन से गीत चलते थे, कौन से किस्से कहानियाँ की बात की जाती थी। अब मतलब लोग कहाँ रहते थे, तो पहली बात आती है, अगर हम पूछेंगे अतीत में कि लोग कैसे रहते थे। अभी तो लोग पक्के घर में रहते हैं, बट पहले आज से बहुत साल पहले लोग कैसे रहते थे ये हमको कैसे पता चलेगा। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी एक नदी है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब उस टाइम जो लोग थे, वो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो संग्राहक थे। वो लोग क्या करते थे कि उनके आसपास जो जंगल थे और क्षेत्र, वहाँ से वो लोग चीज़ों को इकट्ठा करते, संग्रह करते थे उनका। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल से वहाँ की जड़ें काट के ले आते थे। फल जो उस जंगल में उगते थे उनको ले आते थे अपने खाने के लिए। वह जानवरों का शिकार करते थे जंगल में जाके, और उस टाइम वो लोग कच्चा ही खाते थे। आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम मैप में देखेंगे कि सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो सुलेमान, कीर्तर पहाड़ियाँ अब ये देखेंगे कि बाईं तरफ वेस्ट में जो अभी पाकिस्तान में है सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियाँ, ये इस समय पाकिस्तान में है। इसका पता लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है वो पढ़ लेते थोड़ा। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब यहाँ के जो लोग थे सुलेमान और कीर्तर के, इन्होंने ही सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों की खेती शुरू की थी, और इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालना भी शुरू किया था। इन्होंने ही इस सब चीज़ों की शुरुआत की थी, और ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ।
अब ये पहाड़ियाँ देख लेते कहाँ पर है, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। अब ये देखो गारो पहाड़ियाँ हैं ये नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये एमपी में, मतलब एमपी में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, और ये गारो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब पढ़ लेते इसके बारे में क्या कह रहा है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, मतलब उसके बाद सुलेमान किरथर के बाद ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्या कहते हैं कृषि का विकास हुआ। उसके बाद सबसे पहले चावल उपजाया गया, मतलब यहाँ पर सबसे पहले किसकी खेती की गई, चावल की खेती की गई। स्थान विंध्य के उत्तर में थे स्थित थे, और यहाँ पे चावल की खेती सबसे पहले की गई थी। और मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब इस मानचित्र पर बहुत सारी नदियाँ बनी हैं, तो यहाँ पे सिंधु नदी कहाँ पे है। सिंधु नदी आप सबको पता है ये सब पंजाब की नदियाँ हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर हिमाचल की नदियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं शुरू होती है, और ये फिर और सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी में कई नदियाँ मिलती हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास नदी। ये सब नदी जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब से होते हुए आती हैं, हरियाणा से होते हुए आती हैं, और ये सब नदियाँ फिर पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में ये सब नदियाँ फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, जो फिर आखिरी में अरब सागर में गिरती हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जो सहायक नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी वो नदी होती है जो आखिर में जाके किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, और फिर वो नदी समुद्र में जाके गिरती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि जो लोग बसे होंगे वो सबसे पहले नदी किनारे ही बसे होंगे, क्योंकि अब पानी वाने की सुविधा जो थी वो नदी किनारे थी, आसान से जंगल थे, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से शिकार कर सकते थे, और किसी चीज़ की उन्हें समस्या नहीं थी। फिर आता है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब जो सोन नदी है ये एमपी से बहती है, और बाद में बिहार में आके ये गंगा में मिल जाती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो बिहार है, ये जो मगध क्षेत्र है, ये इस समय जो बिहार है उसमें ये मगध क्षेत्र आता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। मतलब सबसे पहले ये जो मगध राज्य था, यहाँ के जो राजा थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। ये देखिए जो क्षेत्र है गंगा नदी और जहाँ सोन नदी मिल रही है, पूरा बिहार का क्षेत्र जो मगध का क्षेत्र था, जहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि रहते थे। और मगध एक ऐसा बहुत शक्तिशाली क्षेत्र था, यहाँ के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे, जिसके बाद ये इन्हीं की देखा देखी पूरे देश में लोगों ने सत्ता स्थापित की। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। उस समय लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे लंबी लंबी, पर्वतों को पार करके, पहाड़ियों को, रेगिस्तान में, नदियों को पार करके या समुद्र को पार करके यात्रा करते, जो कि बहुत जोखिम भरी थी, क्योंकि उस समय कोई इतनी ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम जिस तरफ जा रहे हैं हमें आगे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते। अब उस समय लोग किस लिए जाते थे, काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं से
बचने के लिए, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, इन सब चीज़ों बचने के लिए। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और कभी कभी एक राज्य दूसरे राज्य पे एक राज्य के राजा दूसरे राज्य के राजा पे आक्रमण करते थे वहाँ विजय प्राप्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब क्या था उस टाइम कि जो व्यापारी लोग थे वो एक देश से दूसरे देश अपना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जाते थे। अपने साथ कुछ वस्तुएं लेके जाते थे जिनका वहाँ प्रचार कर सके और उनको वहाँ वो बेचकर आ सकें, जिससे उनका व्यापार और भी आगे बढ़ सके। और बहुत सारे धार्मिक गुरु थे जो शिक्षा और सलाह देने के लिए गांव गांव घूमते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते, और कुछ लोग थे जैसे वास्को डी गामा। अब ये सब जो लोग थे, ये लोग क्या कहते, दूसरे एक एक देश खोजने के लिए यात्रा करते थे। ये लोग जानने को उत्सुक थे कि कहाँ पे कौन सा देश है। अब जैसे हमारे देश की किसी ने खोज की थी। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब देखिए, जब यात्राएं हुई, एक लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तब उन्हें वहाँ के रहन सहन के बारे में पता चला, वहाँ की जो बोलचाल की जो भाषा है उसके बारे में पता चला, वो लोग क्या खाते हैं इसके बारे में पता चला। अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो क्या उनको पता चलता कि वहाँ क्या रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, किस तरह का अपना जीवन यापन करते हैं। अब तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। अब बात आती है आज के टाइम लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहले भी लोग यात्रा करते हैं, आज के टाइम भी लोग यात्रा करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब क्या मानचित्र एक में जो था, वहां पर फिर से एक बार चलते मानचित्र एक में। अब यहाँ देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, ये आपको पता जम्मू कश्मीर से लेके हिमालय, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। वाला क्षेत्र ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, इसी की बात वहां की जा रही है। पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। और क्या होता था कि उस समय तो कोई सीमा थी नहीं, तो ये पहाड़ और पर्वत थे, इसी से एक सीमा पता चलती थी। एक देश का दूसरे देश से पता चलता था कि एक देश दूसरे से कैसे अलग है। उस पहाड़ से पता चलता था कि उस पहाड़ के उस तरफ कोई दूसरा देश है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये पर्वत पहाड़ इतने ऊंचे थे कि इनको आसानी से हम पार नहीं कर सकते थे। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। और क्या हुआ कि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, नई नई संस्कृति से हमारा परिचय नहीं होगा, तब तक हम नई नई संस्कृति के बारे में जानेंगे नहीं कि वो किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनके उस पीढ़ी में कैसे लोग रहते हैं, क्या भोजन करते हैं, और भी कई तरीकों का विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये संस्कृति में होता है जब हम लोगों से मिलते हैं। देश का नाम, अब आता है हमारे देश का नाम भारत। कैसे पढ़ा, लोग इंडिया बोलते हैं और भारत बोलते हैं। इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं हम लोग। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और जिसका मतलब, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आप अपने जो आपके पास भी कोई मैप हो विश्व का, उसमें आप ईरान और यूनान के देश को ढूंढो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब उस टाइम जो ईरान और यूनान से जो लोग हमारे देश की तरफ आए, उन्होंने ही हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित हमारा जो इस नदी के सिंधु नदी हुई, उन्होंने हिंदोस कहा और इंदोस कहा।
और इस नदी के जो पूर्व में जो भूमि प्रदेश थे वही इंडिया कहा। मतलब कि उस नदी को जब उन्होंने पार किया तो उसी का नाम उन्होंने हिंदोस का, और इंदोस का, जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं। भारत नाम का प्रयोग, सॉरी माफी चाहो, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समय क्या था कि जो भारत नाम था इसका प्रयोग किया जाता था सिर्फ उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था और किसी के लिए नहीं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, और जो भारत समूह था इसके बारे में हमें और भी जानकारी संस्कृत की जो ऋग्वेद है उसमें हमें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में जो ये भरत नाम था इसका प्रयोग हम पूरे देश के लिए करने लगे। अब अतीत के बारे में कैसे जाने। अब हमें अगर अतीत के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ अवशेष होने चाहिए जिससे हम उसका जान सकें। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अतीत की जानकारी कई तरीके, आज के नाम बहुत से ऐसे साधन है जिससे हम अतीत के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। पहला चीज़ है कि उस समय लोग लिखते होंगे, जैसे आज के समय राइटर होते हैं, उस समय भी लोग लिखते होंगे, तो किस चीज़ पे लिखते होंगे, उनकी जो लिखी हुई चीज़ें आज हैं कि नहीं है, अगर है तो हम उनको पढ़कर भी अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी, और उस समय जो पुस्तकें तो हाथ से लिखी जाती थी और उसका नाम होता था पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है, जिससे मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। और ये लोग उस टाइम जो लिखते थे वो लिखते थे ताड़पत्रों, ताड़ के जो पत्ते होते उस पर लिखते थे, या हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ की जो छाल होती थी। एक भुज एक पेड़ होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, उसकी छाल पर लोग लिखा करते थे। अब ये देखिए कुछ एक पांडुलिपि आपको दिख रही है, कैसे इसको तैयार किया गया। ये पेड़ की एक छाल है जिस पर इसको लिखा गया। ये भुज पेड़ की एक छाल है जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। और क्या था, लोग इस टाइम लिखते थे बहुत सारी जानकारी, जिसके बाद जो जानकारी वो लिखता था। कोई राजाओं के जीवन के बारे में लिखता था, उनका जीवन कैसा था, जीवन के बारे में जीवन परिचय पूरा लिख देते थे। जिसको औषधि के बारे में ज्ञान होता था वो औषधि के बारे में लिख देता था, और जिसको विज्ञान के बारे में कुछ ज्ञान होता था उस समय वो उसके बारे में उनके ऊपर लिख देता था, और या उनके बारे में चर्चा करते थे वो लोग। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, बहुत सारे कवि आए जो कविता या नाटक लिखते थे, उन्होंने उसको उन ताड़पत्रों पे लिख दिया, पांडुलिपि पे लिख दिया, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, और कुछ हमको इसमें जो अवशेष मिले हैं उसमें कुछ संस्कृत में लिखे हुए मिले। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि उस टाइम लोगों को संस्कृत आते थे, उस टाइम लोग संस्कृत से अच्छी तरह से परिचित थे। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में और जो लिखी गई हैं वो प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई हैं। संस्कृत के बाद उस टाइम जो ताड़पत्र पांडुलिपि मिली है उसमें लोग प्राकृत भाषा या तमिल भाषा में ज़्यादा मिली है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, और हमें अगर अतीत के बारे में जानना है तो हमें उस समय की जो अभिलेख मिलते हैं उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लोग पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब क्या होता है कि लोग उस समय पत्थरों पे लिखवा देते थे किसी चीज़ से जो आज तक लिखी हुई रहती है, क्योंकि पत्थर पे जब कोई चीज़ लिखी जाती है वो जल्दी मिटती नहीं है, तो कुछ लोग पत्थरों पे खरोच के लिख देते थे अपने संदेश को या अपने बारे में जो उनको लिखना होता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। मतलब कभी कभी जो शासक होते थे
वो इस तरीके से अपने आदेश को पत्थरों पे लिखवाते थे कि कोई उसको मिटा ना सके और लोग उसको पढ़ सके, उसको पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। और भी हमको कई सारे इसमें अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजा रानियों के बारे में जिक्र किया गया है और जो स्त्री पुरुष थे उनके बारे में बहुत सारे जिक्र मिला है। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मतलब कि मेन जो था कि वो उस समय जो भी वो लड़ाइयाँ लड़ते थे राजा, उसको वो लोग पत्थरों पे लिखवा देते थे, जिससे कि जो भविष्य में जो लोग आएंगे या जो इसको पढ़ेंगे उससे उनसे उनको उस युद्ध के बारे में जानकारी मिले कि उस युद्ध किसके बीच में हुआ था, कौन विजय हुआ था, ये सब चीजें। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं और भी बहुत सारे हमको अतीत के अवशेष मिलते हैं कि उस समय क्या क्या इस्तेमाल किया गया। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब कि जो जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है, जो इतिहास के चीज़ों का अध्ययन करता है, उस समय क्या था उन सब चीज़ों का अध्ययन करके हम लोगों के सामने प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं पुरातत्वविद। इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का ही काम होता है कि वो ऐसे चीज़ों का अध्ययन करे और उनके इतिहास के बारे में दुनिया को बताए कि उससे जुड़ा क्या इतिहास है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। मतलब ये लोग जो होते हैं, ये लोग ऐसे आभूषणों के बारे में उस टाइम कौन सिक्के चलते थे या जमीन में खुदाई करके उस टाइम लोग कैसे रहते थे, कैसे नगर बसे थे। जैसे आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा, वो भी कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिस्ट से जानकारी मिलती है। उस टाइम कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते थे, किस प्रकार के हथियार थे उस समय, ये सब जानकारी हमें इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। ये देखिए आपको कुछ चित्र दिख रहा होगा, ये प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुरानी चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे भिन्न है। मतलब कि उसमें चांदी के सिक्के, जो आज के टाइम स्टील के सिक्के चलते हैं। फिर आता है इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। मतलब कि कुछ कुछ वहाँ पहले मिट्टी के बर्तन ज़्यादा चलते थे, तो मिट्टी के बर्तन और वो आसानी से क्या कहते हैं नष्ट हो जाता है। अगर आपसे वो गलती से टूट भी गया तो उसका वहीं पे वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में वे बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अब देखो, जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो जानवरों, चिड़िया, मछलियाँ की हड्डी भी ढूंढते थे। उससे भी वो लोग उनके इतिहास के बारे में जानते थे। उस टाइम किस प्रकार के चिड़िया थे, किस प्रकार की मछलियाँ थी, किस प्रकार के जानवर थे। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है अतीत में लोग क्या खाते थे। इससे यही पता चलता है अतीत में लोग क्या खाते थे, कौन सा जानवर खाते थे, किस प्रकार के जानवर खाते थे, कौन सी मछली खाते थे। और कभी कभी तो उन्हें कुछ अन्य के भी अवशेष मिले, जिससे उन्हें ये पता चला कि उस टाइम लोग चावल खाते थे कि और कौन सा अन्न खाते थे। ये सब जानकारी हमको इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती है। और क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अब एक जो पूछ रहे हैं क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कुछ कपड़ों के अवशेष मिले होंगे उस टाइम। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इतिहासकार क्या प्रयोग करते हैं, स्रोत का प्रयोग। कहाँ से उनको ये चीज़ प्राप्त हुई है। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और इतिहासकार कौन होता है, जो अतीत का अध्ययन करता है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ इकट्ठा करते, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, कैसे शिकार करते थे, उनका हथियार कौन से थे। ये होता है आर्कियोलॉजिस्ट होता है। और ये जो इतिहासकार होता है वो इन सब चीज़ अतीत का अध्ययन करता है और उसको अपने विचारों में लिखने की कोशिश करता है। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब क्या स्रोत से क्या होता है कि हमको उसके बारे में हमारे दिमाग में पिक्चर बनती चली जाती है कि अच्छा उस समय ऐसा हुआ होगा। जैसे कि
मोहनजोदड़ो जो एक मूवी बनी थी वो कुछ इसी तरीके से तैयार की गई थी कि उस समय लोग कैसे रहते थे, किस तरह का नगर बसा था, लोग कैसे व्यापार करते थे, किस तरह के कौन कौन सिक्के चलते थे, ये सब जानकारी हमको उसी से मिलती थी। इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं और इनका हम इस्तेमाल करते हैं सुराग के रूप में कि उस समय लोग अच्छा ऐसे रहते थे, तो उसी के अनुसार हम अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अतीत एक या अनेक, अब कह रहे हैं कि अतीत एक है कि अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, मतलब अतीत शब्द यहाँ प्रयोग किया बहुवचन का, मतलब हमको यह मतलब कि हमको वहाँ अतीत का एक जानकारी नहीं, हमको बहुत जानकारी मिली कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लिए लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब कि अतीत का यहाँ बहुवचन का मतलब ये है कि यहाँ लोगों का अतीत का मतलब सबने अपना अलग अलग धारणा बनाई। किसी के लिए अतीत कुछ था तो किसी के लिए अतीत कुछ था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब जो पशुपालक थे, जो कृषक थे, उनका जीवन जो राजा रानी थे उस समय उनसे बहुत भिन्न था। उसका जो व्यापारी थे उनका जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। और क्या था कि उस समय जैसे अंडमान निकोबार देश द्वीप की बात हो रही है तो वहाँ लोग जीवन यापन कैसे करते थे? मछली पकड़कर अपना भोजन खाते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे या फल फूल को इकट्ठा करते थे। और जो लोग शहर में रहते थे वो लोग दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करते थे। जैसे हम लोग जो शहर में लोग रहते हैं दुकान पर निर्भर करते हैं किसी भी आटा चावल के लिए, बट जो गांव में रहते हैं वो लोग इसका अपने खेत से उगाते हैं और उसको घर पे रखते हैं। आटा चावल की व्यवस्था उन लोग के घर में हमेशा रहती है। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। और ये एक बात और है कि उस समय जो शासक थे, जितने राजा थे, जब वो जीतते थे कोई भी युद्ध तो उसको वो लोग एक लेखा जोखा रखते थे। वो लोग पत्थरों पे उसको लिखवा देते थे कि वो हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाए, कि जब भी लोग पढ़े तो उनको उनके युद्ध के बारे में जानकारी आसानी से मिल सके। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं हम लोग। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हमें इनसे क्या कहते हैं, राजाओं के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती, पर जो शिकारी थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो पशुपालन करते थे, उनके बारे में जानकारी हमको इतनी नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने अपने इतिहास में अपने उस समय कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी नहीं कुछ जिससे हमको इनके बारे में जानकारी आसानी से मिल सके। और तिथियों का मतलब होता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब जो हम आज जो डेट ऑफ बर्थ, जो डेट यूज़ करते हैं, जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ये सब जो शुरू हुआ ये ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरू हुआ है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मतलब कि जो हम 2000 वर्ष अभी कहते हैं, ये इसका मतलब है कि ईसा मसीह जब जन्म हुआ था तब से अभी तक 2000 वर्ष की बात हो रही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम सभी तीर्थ ईसा से पहले के रूप में जानते हैं। कैसे? जब ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले जो घटनाएं हुई थी उसको हम ईसा पूर्व के रूप में लिखते हैं, और अभी जो भाई ईसा ईस्वी के रूप में लिखते हैं कि अब जो चल रहा है, क्योंकि अब ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से शुरू हुआ है, इसलिए हम इसको ईस्वी के रूप में लिखते हैं। इसी पुस्तक हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज जो मैंने पार्ट पढ़ाया आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही रोज एक चैप्टर मिलता रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इतिहास और तिथियां
ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी, जैसे इस टाइम हम लोग ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। अब अंग्रेजी में बीसी, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी कहते हैं। और तो क्या बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिख पाते हैं, ईसवी, जिसे हम ईसवी कहते हैं। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य हुआ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से अब तक, इसलिए हम ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में होता है एडी, और इंग्लिश में ईसा मसीह के जन्म से पहले को बोलते हैं बीसी। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। मतलब कि कभी कभी हमें एडी मिलता है सीई की जगह पर, और बीसी की जगह मिलता है बीसीई, जिसमें सीई का मतलब है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। हम लोग इस कैलेंडर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि आज के टाइम जितने भी देश हैं लगभग वो सब इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। मतलब भारत में जो कैलेंडर का शुरुआत हुई लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का है। बस यही कुछ जानकारी थी इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए। कल फिर मिलते हैं पार्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।